L28 हिंदी अध्याय 271 धरती हिलती है और पहाड़ कांपते हैं _2। जैसे ही उन्होंने अपनी सांसें नियंत्रित की, दोनों लड़ाके फिर से भिड़ गए। अचानक डुआन होंगे ने एक दबी हुई कराह निकाली और तेजी से 100 मीटर दूर एक रेत के टीले की चोटी पर जा गिरा। उसके पेट से ताज़ा खून टपक रहा था, उसकी आंतें बाहर निकल रही थीं। पता चला कि हुओ शान से लड़ाई के दौरान उसे गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन हुओ शान की हालत भी ठीक नहीं थी। डुआन होंगे से मुठभेड़ से पहले ही वह बुरी तरह घायल हो चुका था, और हालांकि उसने अपनी अजीबोगरीब क्षमताओं का इस्तेमाल करके काफी युद्ध शक्ति हासिल कर ली थी और डुआन होंगे को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था, फिर भी वह एक बार फिर घायल हो गया। उसकी छाती में एक और छेद हो गया था, जिससे उसके अंदरूनी अंग धुंधले से दिखाई दे रहे थे और वह बेहद कमजोर लग रहा था। जैसे ही आकाश में यान फेई ने हुओ शान की कमजोर हालत देखी, ड्रोन ने तुरंत हुओ शान को निशाना बनाया और अपनी मिसाइलों को तेजी से AGM-114 एंटी टैंक मिसाइलों में बदल दिया, जो हुओ शान पर दागने के लिए तैयार थीं। हाँफते हुए हुओ शान ने आसमान में फिर से प्रकट हुए क्षतिग्रस्त F-15 लड़ाकू विमान को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया, पायलट के विचारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। आकाश में यान फेई को अचानक चक्कर आया, लेकिन वह जल्दी से संभल गया। फिर उसने ड्रोन को नियंत्रित करके हुओ शान पर AGM-114 एंटी टैंक मिसाइलें दाग दी। हुओ शान पहले यानफी और ड्रोन के बीच के कनेक्शन में बाधा डाल पा रहा था, क्योंकि यानफी के असली शरीर और उसके ड्रोन अवतार के बीच बहुत ज्यादा दूरी थी। हालांकि जब वह ड्रोन कॉकपिट के अंदर था और ड्रोन से पूरी तरह जुड़ा हुआ था, तो यह बाधा काफी कम हो गई। यानफी को बस एक पल के लिए चक्कर आया और फिर वह सामान्य हो गया। फिर उसने क्वांटम रडार का इस्तेमाल करके हुओ शान को लॉक कर दिया और एंटी टैंक मिसाइल को उसकी दिशा में निर्देशित कर दिया। यान फेई को हुओ शान के आतंक की गहरी समझ थी, इसलिए उस पर हमला करते हुए उसने ड्रोन की बाकी बची सारी मिसाइलें एक साथ दाग दी। और तो और इन सभी मिसाइलों को AGM-114 एंटी टैंक मिसाइलों में बदल दिया गया, जिनकी कुल संख्या 9 तक थी। ये देखकर कि वह ड्रोन पायलट के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हुओ शान को एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। वह तेजी से आगे बढ़ा और एंटी टैंक मिसाइलों के हमले से बचने की कोशिश की। वह इतना तेज था कि आम आदमी के लिए उसकी हरकतें देखना भी मुश्किल था। हालांकि क्वांटम रडार की नज़र में उसकी गति बहुत धीमी लग रही थी। मिसाइलों की उड़ान गति मैक 4 तक पहुंच गई, जिसका मतलब था कि वे एक सेकंड में 1000 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती थीं। हुओ शान के बेतहाशा चकमा देने के बावजूद वह AGM-114 एंटी टैंक मिसाइलों के हमले से बच नहीं सका। ... इसके बाद जमीन पर जोरदार विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। क्वांटम रडार द्वारा निर्देशित और सहायक मस्तिष्क द्वारा सटीक रूप से नियंत्रित प्रत्येक एंटी टैंक मिसाइल ने कम से कम अंतराल पर एक के बाद एक हुओ शान के सिर पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप भयंकर विस्फोट हुए। अंत में हुओ शान पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया। अपनी सारी मिसाइलें दागने के बाद यान फेई ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला था और वह हुओ शान को जलते हुए गौर से देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि मिसाइलें उसे मार डालेंगी। लेकिन जब आग बुझी तो यान फेई ये देखकर बहुत निराश हुआ कि हुओ शान सुरक्षित खड़ा था। उसके हाथ ऐसी स्थिति में थे मानो मिसाइल हमले को रोक रहे हों। हालांकि उसके कपड़े फटे और तार तार हो गए थे, मुश्किल से उसका शरीर ढंक पा रहे थे। अजीब बात यह है कि इतने भयंकर हमलों के बावजूद हुओ शान के सिर पर लगा हुड बरकरार रहा। उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था, जिससे कोई भी उसका असली रूप नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसके दस्ताने फटे हुए थे, जिससे उसकी बाहों के नीचे का सफेद मांस दिखाई दे रहा था। उसके कपड़ों के छेदों से उसकी गोरी त्वचा की झलक भी दिखाई दे रही थी। हुओ शान उसी रक्षात्मक मुद्रा में बिना हिले डुले अपनी हालत के बारे में सबको कुछ भी पता न चलने देते हुए खड़ा रहा। मौका देखकर डुआन होंगे चमका और तुरंत हुओ शान के पास आ गया और अपनी तलवार हुओ शान के गले पर तान दी। हुओ शान ने अचानक एक लंबी चीख मारी, डुआन होंगे के हमले से बचते हुए। फिर उसका शरीर काला पड़ गया और हवा में विलीन हो गया। दूसरे लोग हुओ शान का पता नहीं लगा पाए, लेकिन क्वांटम रडार ने उसे अभी भी लॉक कर रखा था। इस प्रकार क्वांटम रडार के मार्गदर्शन में ड्रोन ने एक बार फिर हुओ शान पर गोलीबारी शुरू कर दी, इस बार केवल अपनी 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोप से। बेहद कमजोर हुओ शान तोप के हर वार के साथ अपना रूप प्रकट करने को मजबूर हो रहा था। डुआन होंगे एक बार फिर हुओ शान के पास प्रकट हुए, अपनी तलवार हुओ शान की पीठ में घोंप दी और मांस का एक टुकड़ा काटने में कामयाब रहे।
फिर से घायल होने के बाद हुओ शान दर्द से चीखा, अचानक खून के धुंध में बदल गया, फिर भयानक गति से उड़ गया। डुआन होंगए अचानक चौंक गया, खून के धुंध को रोकने में नाकाम रहा। अपनी भयानक गति की क्षमता के बावजूद वह उसे पकड़ नहीं सका। आकाश में ड्रोन खून के धुंध पर लगातार गोलीबारी करता रहा, लेकिन बहुत अधिक गोला बारूद खर्च होने के बाद अंततः वह खत्म हो गया। ड्रोन के गोला बारूद का आखिरी राउंड खत्म होते ही बस एक क्लिक की आवाज हुई, जिससे वह हुओ शान पर हमला करने में असमर्थ हो गया। ड्रोन के बिना हुओ शान तेजी से आगे बढ़ा और एक पल में रात के आकाश के अंधेरे में गायब हो गया। डुआन होंगे जमीन पर अपने सहयोगियों से घिरे खड़े थे, जो उनके पास आए और पूछा, उप कप्तान, आप कैसे हैं? डुआन होंगे ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वे और पास न आए। वह वहीं खड़ा रहा और अचानक उसके मुंह से ताज़ा खून थूक गया। ईगल चौंका और पूछा, बड़े भाई डुआन, क्या तुम ठीक हो? डुआन होंगे अपनी जगह पर खड़ा रहा, धीरे धीरे अपने शरीर को नियंत्रित करता रहा, और थोड़ी देर बाद उसकी त्वचा सामान्य हो गई। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, हुओ शान वाकई बहुत ताकतवर है। गंभीर चोटों और किसी और के विमान के सहारे के बावजूद मैं उसे यहां नहीं रख सकता था। ईगल ने फिर चिंतित होकर पूछा, अगर हुओ शान इतना खतरनाक है और वह भाग गया है, तो क्या वह बदला लेने के लिए चीन आ सकता है? डुआन होंगे ने जवाब दिया, हालांकि मैं उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन मैंने उसे गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। उसके मौजूदा घावों के साथ वह लंबे समय तक अपनी कार्य करने की क्षमता वापस नहीं पा सकेगा। उसके आखिरी उपाय के रूप में भागने ने उसके मूल स्वरूप को भी नष्ट कर दिया है, जिससे उसे अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए हालांकि हम इस बार हुओ शान को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन हमने कम से कम 2 साल का समय खरीद लिया है, जिसके दौरान वह अपनी ताकत वापस नहीं पा सकेगा। ये चीन के लिए अर्जित किया गया थोड़ा सा समय है। ईगल ने पूछा, वह नकाबपोश आदमी और F-15 लड़ाकू विमान कौन थे, जिन्होंने अभी अभी हुओ शान के साथ भीषण युद्ध लड़ा था? डुआन होंगे ने अनुमान लगाया, मुझे लगता है कि वह नकाबपोश आदमी इंटरनेट पर दिखाई गई डिस्ट्रॉयर है, क्योंकि उसने यानफेई का इनामी कार्य अपने हाथ में लिया था और उसे पूरा करने आया होगा। जहां तक F-15 की बात है, वह मुझे अजीब तरह से जाना पहचाना लगा, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा कि यह जाना पहचानापन कहां से आया। सबने ऊपर देखा तो एक F-15 लड़ाकू विमान उनसे दूर उड़ रहा था। हालांकि उसकी गति तेज नहीं थी और उड़ान में वह थोड़ा लड़खड़ा रहा था, फिर भी वह जमीन पर उनकी दौड़ने की गति से कहीं ज्यादा तेज था। कुछ ही मिनटों में F-15 दूर आसमान में पहुंच गया और फिर नजरों से ओझल हो गया। हालांकि यानफेई ने हुओ शान को बुरी तरह घायल कर दिया था, फिर भी उसे पकड़ न पाने का थोड़ा अफसोस जरूर हुआ। फिर भी वह जानता था कि हुओ शान की हालत गंभीर है और यानफेई को फिर से धमकी देने में उसे कुछ समय लगेगा। यानफेई के पास अपनी ताकत बढ़ाने और हुओ शान से मुकाबला करने के लिए अभी भी समय था। जैसे ही हुओ शान भागा, यानफेई ने ड्रोन को नियंत्रित किया और युद्ध क्षेत्र से चला गया। ड्रोन का एक पंख टूट गया था और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे उसका मुख्य ढांचा तो सुरक्षित रह गया, लेकिन उसका बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त और घिसा हुआ था। वह अपनी मदराती क्षमता का इस्तेमाल करके धीरे धीरे ही आगे बढ़ पा रहा था, जो उसकी पहले की गति और चपलता से कोसों दूर था। ये सीरिया था और दुश्मन कहीं भी छिपे बैठे हो सकते थे, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार, जिससे यह इलाका खतरे से भरा हुआ था। यानफेई ने ड्रोन की मौजूदा हालत और गोला बारूद की कमी को देखते हुए उसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने देने की हिम्मत नहीं की। अगर उसे कोई और देख लेता तो वह निश्चित रूप से एक लक्ष्य से ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसे नष्ट कर दिया जाना तय था। नतीजतन ड्रोन जमीन से लगभग 100 मीटर नीचे कम ऊंचाई पर उड़ गया। 30 किलोमीटर की यात्रा करने और डुआन होंगे और चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट के सदस्यों से दूरी बनाने के बाद उसके सामने एक विशाल रेत का टीला दिखाई दिया। यानफेई ने टीले और आसपास के इलाके को स्कैन करने के लिए क्वांटम रडार चलाया और पाया कि वह जगह बेहद सुनसान थी और 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि का कोई संकेत नहीं था। ड्रोन ने अपनी नाक नीचे झुकाए गुरुत्वाकर्षण के आगे झुक गया और जमीन की ओर गोता लगाने लगा। फिर वह झुका और रेत के टीले से टकराकर उसमें छिप गया। सहायक मस्तिष्क की सटीक गणनाओं की बदौलत जैसे ही ड्रोन रेत के टीले में स्थिर हुआ और गति करना बंद कर दिया, वह पूरी तरह से अंदर छिप गया और बाहर से किसी विशाल ड्रोन के छिपे होने का कोई संकेत नहीं मिला। इसके अलावा जिस कॉकपिट में यानफेई स्थित था, वह सतह से केवल 20 सेंटीमीटर की दूरी पर था। कॉकपिट के दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर वह आसानी से टीले के अंदर से रेंगकर बाहर निकल सकता था और फंसने से बच सकता था।
इसके अलावा इस स्थिति ने हवा के प्रवाह को बनाए रखा, जिससे यानफेई को कॉकपिट में सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई। ड्रोन के छिपने की जगह सुरक्षित करने के बाद यानफेई ने आखिरकार राहत की सांस ली। रात की घटनाएं बेहद असामान्य और खतरनाक थीं। उसने सोचा था कि हत्यारे संप्रदाय को परास्त करके उसका मिशन पूरा हो जाएगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह तो बस अराजकता की शुरुआत थी। उसकी मुलाकात सूर्य परिवार के सुन ई से हुई और उसने उसे कम आंका, जिसके कारण उसका पतन लगभग तय था। तभी हुओ शान प्रकट हुआ, जिसने एक देव स्तरीय विशेषज्ञ की अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया और यानफेई भागने लगा। हुओ शान के पीछा करने और पूरी ताकत से गोलीबारी करने और हर संभव कोशिश करने के बावजूद यानफेई बच नहीं सका और हुओ शान के हमले में लगभग मर ही गया। आखिरकार कहानी में एक मोड़ आया जब डुआन होंगे ने दोनों को चौंका दिया, हुओ शान को गंभीर नुकसान पहुंचाया और एक बार फिर यानफेई की जान बचाई। अंततः यानफेई और डुआन होंगे ने चुपचाप हुओ शान को पीछे हटाने में सहयोग किया, जिससे वह अगले 2 वर्षों के लिए अशक्त हो गया और यानफेई के सामने आने वाले जीवन मरण के संकट को अस्थायी रूप से टाल दिया। रात की घटनाओं ने यानफेई को आश्चर्यचकित कर दिया। शुरुआत से ही दिल दहला देने वाला था, खासकर बाद के अनुभव जिन्होंने उसके जीवित रहने की इच्छाशक्ति की परीक्षा ली। साथ ही यह एक ऐसी आंखें खोल देने वाली मुलाकात थी जिसने दुनिया में कुछ ऐसे लोगों को उजागर किया जिनके पास सामान्य बुद्धि को पलट देने की अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति थी। इन अंतर्दृष्टियों के साथ यानफेई दुनिया में अपनी स्थिति का अनुमान लगा सका और प्रयास करने के लिए नए लक्ष्य पा सका। वह भी मानवीय सीमाओं को तोड़ना, दिव्य क्षेत्र तक पहुंचना, ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बनना और उन कुछ लोगों की श्रेणी में शामिल होना चाहता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात उभरी विभिन्न शक्तियों ने यानफेई के क्षितिज को व्यापक बना दिया। उसे न केवल प्राचीन कुलीन परिवारों की शक्ति का एहसास हुआ, बल्कि उसने एक देव स्तरीय विशेषज्ञ और एक साधारण मार्शल कलाकार के बीच की गहरी खाई को भी समझा। चीन की विशेष कर्तव्य इकाई के एजेंटों के आगमन ने यानफेई को भी भावुक कर दिया। हालांकि देश ने लू पिंगपिंग और लियू टिंगटिंग से जुड़ी घटनाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया था। इसके बजाय उसने हत्यारे संप्रदाय का सफाया करने और यहां तक कि हुओ शान को मारने के लिए गुप्त रूप से सुपर विशेषज्ञों को भेजा। देश के ये कदम यानफेई के अपने देश पर भरोसे को सही ठहराने के लिए पर्याप्त थे। कॉकपिट की सीट पर पीछे झुककर यानफेई रात की मुठभेड़ों के बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे पूरी तरह थक गया था। उस शाम उसने लगातार लड़ाइयां लड़ी थीं और कई बार गंभीर चोटें खाई थीं। अगर उसे काले गोले की शक्तिशाली उपचार क्षमता का पता न चलता तो शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। इसके अलावा चून की ड्रोन के नुकसान ने यानफेई के अपने शरीर को भी प्रभावित किया था, इसलिए यह अदृश्य लेकिन वास्तविक चोट गोले की त्वरित उपचार क्षमता से परे थी। नतीजतन यानफेई का हाथ अभी भी सुन्न महसूस कर रहा था और उसकी आध्यात्मिक आत्मा आंसू से तड़प रही थी। हालांकि यानफेई ने कुछ बार चोटों से जल्दी उबरने के लिए काले गोले की रहस्यमयी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, लेकिन यह उपचार बिना किसी कीमत के नहीं हुआ। इससे उसकी अव्यक्त जीवन शक्ति क्षीण हो गई थी, जिसका अर्थ है कि अगर यानफेई अपनी खोई हुई जीवन शक्ति की भरपाई नहीं कर पाया तो उसकी आयु कम हो जाएगी। थकान महसूस करते हुए यानफेई ने इसे एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया समझा। हालांकि तुरंत सो जाने के बजाय उसने अपनी ऊर्जा की कमी की भरपाई के लिए ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से कुछ कीमती चीनी औषधीय पदार्थ निकाले। फिर यानफेई ने टीले के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए क्वांटम रडार को एक बार फिर सक्रिय किया और कोई और गतिविधि न देखकर सहायक मस्तिष्क को पहरेदारी का काम सौंपा और अंततः सो गया, जिससे उसकी शक्ति पुनः बहाल हो गई। दोपहर के समय सीरिया की पहाड़ियों में चिलचिलाती धूप में अमेरिकी सेना के पीले रेगिस्तानी छलावरण में लिपटे कुछ लोग उस जगह की जांच कर रहे थे जहां यानफेई ने पिछली रात लड़ाई लड़ी थी। उनकी सुरक्षा परिधि पर तैनात अमेरिकी सैनिकों के एक घेरे द्वारा सुनिश्चित की गई थी। ऊपर कई F-15 लड़ाकू विमान ऊंचाई पर गश्त कर रहे थे और नीचे कई पूरी तरह से हथियारों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे थे। पास ही 1 दर्जन से ज्यादा मुख्य युद्धक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पहरा दे रही थीं, जिनके दोनों ओर कई बड़े सैन्य परिवहन वाहन और क्रेन खड़े थे। पीले रेगिस्तानी छलावरण में ये लोग शोधकर्ता लग रहे थे, जो पिछली रात की लड़ाई के बचे हुए निशानों का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक किसी को रेत में दबा एक चांदी का पंख दिखाई दिया और उसने दूसरों को बुलाया। दूर खड़े परिवहन और क्रेन वाहनों की मदद से उन्होंने मिलकर रेत से क्षतिग्रस्त चांदी के पंख को निकाला। एक शोधकर्ता क्षतिग्रस्त पंख का निरीक्षण करने लगा और बगल में किसी ने पूछा, डॉक्टर,
रिचर्ड, ये पंख हमारे अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान का लग रहा है ना? बस इसका रंग थोड़ा अलग लग रहा है। डॉक्टर रिचर्ड, जिन्हें इसी नाम से पुकारा जाता था, ने अपने हाथ में लिया डायग्नोस्टिक उपकरण नीचे रखा और कुछ उलझन में कहा, जॉर्ज, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह पंख हमारे एक F-15 लड़ाकू विमान का है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस पंख का डेटा हमारे F-15 लड़ाकू विमानों के डेटा से लगभग 20% ज्यादा है। इसके अलावा जिस सामग्री से यह बना है वह नहीं है जिससे हम F-15 लड़ाकू विमान बनाने के लिए परिचित हैं, बल्कि एक अजीब सामग्री है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। जॉर्ज नाम के जिस व्यक्ति ने ये सवाल पूछा था, उसने कहा, अगर यह सामान्य F-15 लड़ाकू विमान के पंख से 20% बड़ा है, तो यह निश्चित रूप से F-15 नहीं है। तो ये किस हवाई जहाज का पंख है? क्या यह हमारे अमेरिकी विमान के नवीनतम मॉडल का हो सकता है? और हाँ, डॉक्टर रिचर्ड, आप पदार्थ विज्ञान के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, क्या आप भी यह निर्धारित नहीं कर सकते कि यह पंख किस पदार्थ से बना है? रिचर्ड ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि यह वाकई किसी नए अमेरिकी लड़ाकू विमान का हिस्सा हो। इसकी सटीक संरचना और विशेषताओं को जानने के लिए हम इस पंख को अमेरिका स्थित अपनी ओक रिज राष्ट्रीय प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं और नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि यह किस सामग्री से बना है। जॉर्ज ने कहा, डॉक्टर, अमेरिकी सेना के अनुरोध पर हम तुरंत यहां जांच करने पहुंचे। देखिए घटनास्थल कितना क्षतिग्रस्त है, वहां 100 से ज्यादा मध्य पूर्वी लोग मारे गए हैं और कुछ वाहन नष्ट हो गए हैं। जरूर कोई युद्ध हुआ होगा, लेकिन क्या यहाँ युद्ध आम बात नहीं है? सेना को हमारे शोध संस्थानों के विशेषज्ञों की जरूरत क्यों पड़ेगी? रिचर्ड ने दूर खड़े अमेरिकी सैनिकों पर नजर डाली और फुसफुसाया, क्या तुम वहां उस ढही हुई गुफा को देख रहे हो? मेरे दोस्त ने अभी अभी मुझे बताया कि उन्हें उस गुफा के अंदर बेहद जहरीली नव गैस मिली है, जो रूस की नोविचोक नव गैस मानी जा रही है। और यह एक बड़ी बस्ती लगती है और उन्हें अंदर नव गैस से मारे गए अनगिनत लोग मिल चुके हैं। बदकिस्मती से वे अंदर जाकर पूरी बात जानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने उन गुफाओं को पहले ही अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। जॉर्ज ने कहा, भले ही नोविचोक रूस का एक अनोखा रासायनिक हथियार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ही इसे बना सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार हमारी अमेरिकी प्रयोगशालाएं एक बार इस तरह के भयानक नव एजेंट बनाने में सफल रही हैं। लेकिन इतनी दुर्गम गुफा में ऐसा नव एजेंट कौन छोड़ेगा? या यहाँ कोई रिसाव हुआ था? पता है, ये मध्य पूर्वी लोग ऐसे दिखते हैं जैसे वे केबी के सदस्य हों, उनके पास ऐसे रासायनिक हथियार होना बिल्कुल सामान्य बात है। रिचर्ड ने कहा, हम तो बस सेना के सहायक हैं, चलो अपना काम ठीक से करते हैं। ये जगह बहुत डरावनी लगती है, बेहतर है कि हम कम जाने, अगर हम ज्यादा जान गए तो हमें जिंदगी भर के लिए जेल हो सकती है। डरने की बजाय जॉर्ज ने उत्साह से कहा, डॉक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ किसी साजिश का हिस्सा लग रहा है? सेना ने जरूर यहाँ कुछ अमानवीय प्रयोग किए होंगे और अब वे उस प्रयोग प्रक्रिया को छुपाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, वह गुफा जो हमें पहले मिली थी, जिसके अंदर हमें 2 जली हुई लाशें मिली और जो अवशेष और निशान बचे थे, उनसे पता चलता था कि वहां कोई मिसाइल विस्फोट हुआ था। लेकिन उस गुफा का प्रवेश द्वार इतना घुमावदार है कि कोई मिसाइल उसमें कैसे जा सकती है? क्या कोई मिसाइल गुफा के अंदर ले गया और फिर उसे हाथ से विस्फोट कर दिया? बदकिस्मती से अंदर मिसाइल विस्फोट से लगी आग ने सारे सबूत जला दिए। 2 जली हुई लाशों के अलावा हमें कोई उपयोगी सुराग नहीं मिल पाया है। अमेरिकी सैनिकों को अपनी ओर देखते देख रिचर्ड ने झट से कहा, जॉर्ज, ऐसी बेकार की बातें बंद करो। देखो, वहां के सैनिक हमें देख रहे हैं। चलो इस पंख को एक ट्रक में लादकर पहले अमेरिका ले चलते हैं। रिचर्ड के आदेश पर एक ट्रेन और एक परिवहन वाहन वहां पहुंचे और ट्रेन ने पंख को परिवहन वाहन पर चढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान की। फिर परिवहन वाहन उस क्षेत्र से निकलकर अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा में पास के हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा, जहां उसे वैज्ञानिक उपकरणों से विश्लेषण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित ओक रिज राष्ट्रीय प्रयोगशाला में वापस भेजे जाने का इंतजार था। यान फेई ड्रोन के कॉकपिट में रेत के टीलों के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वह कब से सो रहा था, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। पिछली रात उसे कई बार चोटें लगी थीं और हालांकि काले गोले की तेज उपचार क्षमता से वह लगभग पूरी तरह ठीक हो गया था, लेकिन चोटों ने उसकी नींव को ही हिलाकर रख दिया था। इसलिए कुछ कमजोर महसूस करते हुए वह गहरी नींद में सो गया था, आराम का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने शरीर की चोट को ठीक कर रहा था।
इस बार जागने के बाद यान फी को अभी भी अपनी आध्यात्मिक आत्मा के टूटने का एहसास हुआ, लेकिन पहले जैसा तीव्र दर्द नहीं हुआ। अपनी आध्यात्मिक आत्मा के अलावा उसकी बाकी चोटें भी उम्मीद के मुताबिक ठीक नहीं हो रही थीं। हालांकि उसे विश्वास था कि ड्रोन डेटा रिफ्रेश के दौरान उभरने वाली रहस्यमयी शक्ति उसके सारे घाव जरूर भर देगी। तभी यान फेई को जोर की भूख लगी। उसे पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके शरीर ने ठीक होने के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसने जो कीमती चीनी दवाइयां ली थीं, वे ज्यादातर पच और अवशोषित हो चुकी थीं, इसलिए उसने ब्रह्मांड में जमा खाना निकालना शुरू कर दिया ताकि उसके शरीर से खोए पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। वह खाना गटकता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने 5 लोगों के हिस्से के बराबर खाना नहीं खा लिया, और फिर उसे लगा कि अब वह एक और निवाला नहीं खा सकता। अपनी भूख मिटाने के बाद ही यानफेई ने समय देखना शुरू किया तो पता चला कि अगली शाम 9 बज चुके थे, यानी वह लगभग 20 घंटे सो चुका था। खुशकिस्मती से उसने जो रेत का टीला चुना था वह रेगिस्तान से घिरा हुआ था और वहां से कोई नहीं गुजरता था, जिससे यानफेई इतने लंबे समय तक चैन से सो पाया। समय अभी नहीं आया था और ड्रोन का डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ था, इसलिए ड्रोन अभी भी क्षतिग्रस्त अवस्था में था, युद्ध के लिए उड़ान भरने में असमर्थ था और सामान्य उड़ान भी कठिनाइयों से भरी थी। इसके अलावा उसके गोला बारूद और ऊर्जा बिंदु पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे, इसलिए यानफेई ने रेत के टीले से तुरंत उड़ान भरने के बजाय ड्रोन डेटा रिफ्रेश होने के क्षण का धैर्यपूर्वक इंतजार करने का फैसला किया। ड्रोन की युद्ध शक्ति अपनी चरम अवस्था में लौटने पर ही यानफेई उड़ान भरने का साहस कर सकता था, अन्यथा यह मौत को दावत देने के समान था। यानफेई कॉकपिट में समय बीतने का इंतजार करते हुए धीरे धीरे उबने लगा। इंटरनेट न होने के कारण वह समाचार देखने के लिए ऑनलाइन नहीं जा सकता था। हालांकि उसे तुरंत हत्यारे संप्रदाय मुख्यालय से प्राप्त वीडियो याद आ गए। चूंकि वह ड्रोन पर कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकता था, इसलिए वह कार्यों को पूरा करते समय डार्क वेब पर डालने के लिए सहायक मस्तिष्क का उपयोग करके कुछ फुटेज संपादित कर सकता था। विध्वंसक के रूप में अपनी पहचान की निवारक शक्ति को बढ़ाने के लिए दाढ़ी वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने वाले वीडियो को इंटरनेट पर जारी करने से पहले उसे संपादित करने की भी आवश्यकता थी। पिछली रात की लड़ाई के बाद ड्रोन का शरीर न सिर्फ क्षतिग्रस्त हो गया था, बल्कि उसके हथियार और गोला बारूद भी पूरी तरह से खत्म हो गए थे। हालांकि अभी भी काफी ऊर्जा बिंदु बचे हुए थे, इसलिए यानफेई अपने द्वारा शूट किए गए फुटेज को संशोधित और संपादित करने के लिए सहायक मस्तिष्क का उपयोग कर सकता था। अपने विचार पर अमल करते हुए यानफेई ने सबसे पहले वीडियो कैमरे से शूट किए गए हत्यारे संप्रदाय के विनाश के वीडियो को सहायक मस्तिष्क में आयात किया। फिर उसने इन वीडियो को संपादित करने के लिए सहायक मस्तिष्क को नियंत्रित किया। हालांकि यानफेई कोई पेशेवर वीडियो संपादक नहीं था, इसलिए उसे स्वयं संपादन करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस अपनी आवश्यकताएं सहायक मस्तिष्क को बतानी थीं, जो वीडियो को उसके अनुसार संपादित कर देता था। यानफेई के आदेश पर सहायक मस्तिष्क ने इस समय अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। बहुत जल्द शूट किए गए फुटेज के आधार पर 1 घंटे का एक नया वीडियो तैयार किया गया। एक चौंकाने वाला प्रभाव पैदा करने के लिए ऑक्सिलरी ब्रेन ने इस वीडियो में एक जोशीला संगीत भी मिलाया। हालांकि इस वीडियो को देखने पर यानफेई को ये बहुत लंबा लगा। कुछ दृश्य बहुत लंबे खींच रहे थे और कुछ बहुत स्पष्ट नहीं थे। कुल मिलाकर दृश्य गुणवत्ता बहुत गहरी थी और मुख्य बिंदु उभरकर सामने नहीं आ रहे थे। इसलिए यानफेई ने एक बार फिर सहायक मस्तिष्क को अपनी जरूरतें बताईं और संपादन के दूसरे दौर के लिए अपने विचार प्रेषित किए। उनकी नवीनतम मांगों के अनुसार सहायक मस्तिष्क ने वीडियो को पुनः संसाधित किया और उसे 40 मिनट का कर दिया। इस नए वीडियो में मूल फुटेज की गुणवत्ता को सहायक मस्तिष्क द्वारा स्वतः सुधारा गया, जिससे छवियों की बनावट और स्पष्टता में अचानक सुधार हुआ और दृश्य अधिक चमकदार हो गए। कहानी में हत्यारे संप्रदाय के विनाश के मुख्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया और विध्वंसक द्वारा संप्रदाय के विनाश की पूरी प्रक्रिया को सीमित समय में दोहराया गया। वीडियो की सरसरी समीक्षा के बाद यानफेई को अभी भी लगा कि यह बहुत लंबा है और उसने सहायक मस्तिष्क से इसे फिर से संशोधित करने का अनुरोध किया। अंततः वीडियो को 20 मिनट का कर दिया गया। इस बिंदु पर वीडियो स्पष्ट और संक्षिप्त हो गया था, जिसमें तेज गति, प्रमुख बिंदु, सीधा वर्णन और यहां तक कि निरंतर मोड़ भी थे जो विध्वंसक की सकारात्मक छवि और हत्यारे संप्रदाय के सदस्यों की चालाकी को स्पष्ट रूप से चित्रित करते थे। जोशीला संगीत और तीक्ष्ण हत्या तकनीकें देखकर यानफेई को लगभग भ्रम हो गया, मानो वह किसी रोमांचक फिल्म का ट्रेलर देख रहा हो।
इस प्रकार यान फेई वीडियो के इस अंतिम कार्य संस्करण की विषय वस्तु से बहुत संतुष्ट था। फिर उसने सहायक मस्तिष्क से विभिन्न भाषाओं में उपशीर्षक और वॉइस ओवर जोड़कर निर्माण प्रक्रिया पूरी की। यहां से निकलते ही यान फेई ने वीडियो को डार्क वेब पर अपलोड कर दिया और हत्यारे संप्रदाय के विनाश के अपने कार्य के पूरा होने की घोषणा की। वीडियो एडिट होने के बाद यान फेई ने हाई डेफिनेशन कैमरे से दाढ़ी वाले आदमी को प्रताड़ित करने का फुटेज एडिटिंग के लिए ऑक्सिलरी ब्रेन में इंपोर्ट कर लिया। फिर भी यान फेई ने इस वीडियो को एडिट करने में कहीं ज्यादा मेहनत की। ऑक्सिलरी ब्रेन की शुरुआती एडिटिंग में वीडियो आधे घंटे का हो गया, जिसमें यान फेई द्वारा दाढ़ी वाले आदमी को प्रताड़ित करने की पूरी प्रक्रिया को हूबहू दोहराया गया। यान फेई के विशेष अनुरोध पर ऑक्सिलरी ब्रेन ने वीडियो की क्वालिटी जानबूझकर बढ़ा दी थी। कुछ डरावने संगीत के साथ वीडियो बेहद खूनी और डरावना लग रहा था। हालांकि यान फेई को अभी भी ये बहुत लंबा लगा, क्योंकि लंबे वीडियो दर्शकों का ध्यान भटका सकते थे और डर और आतंक की वांछित भावनाएं पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सहायक मस्तिष्क से वीडियो को और छोटा करने को कहा और सहायक मस्तिष्क द्वारा दूसरे दौर के संपादन के बाद वीडियो की लंबाई घटाकर 15 मिनट कर दी गई। यान फेई इस टॉर्चर वीडियो की अवधि और विषय वस्तु से बहुत खुश थे, लेकिन देखते समय उन्हें कुछ खामियां नजर आईं। उदाहरण के लिए उन्होंने वीडियो में चट्टान की दीवार पर लटकी जंग लगी जंजीर देखी, जिससे उन्होंने तुरंत ऑक्सिलरी ब्रेन से जंग लगी जंजीर को पिक्सलेट कर दिया ताकि दर्शक उसे पहचान न सकें। केन्या, अफ्रीका में अपने अनुभव से यान फेई को पता चला कि ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी इन सभी चीजों में गहरे राज छिपे हैं। जंग लगा गियर भी ऐसा ही था और जंग लगी चेन भी। यहां तक कि राष्ट्रीय सेनाएं भी इन चीजों में बहुत रुचि रखती थीं और इन्हें छीनने के लिए विशेषज्ञ भेजती थीं। इसलिए एक बार यान फेई ने इस चीज के अस्तित्व का खुलासा कर दिया तो निस्संदेह ये परेशानी का सबब बन जाएगा और विध्वंसक के रूप में उसकी पहचान प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित करेगी, जो उसके भविष्य के कार्यों के लिए लाभदायक नहीं होगा। जंग लगी जंजीर के निशान छिपाने के बाद यान फेई ने वीडियो फिर से देखा। फिर उसे लगा कि यातना के दौरान दाढ़ी वाले आदमी के कुछ अस्पष्ट शब्द कुछ जानकारी लीक कर सकते हैं। इसलिए जब दाढ़ी वाला आदमी बोल रहा था तो उसने उसकी आवाज हटा दी और उसके मुंह पर एक मोज़ेक लगा दिया। इस तरह न तो कोई दाढ़ी वाले आदमी की आवाज सुन सकता था और न ही उसके होठों से उसकी बात पढ़ सकता था। ये सब पूरा होने के बाद यान फेई ने वीडियो को कई बार और देखा। कोई और गलती न पाकर उसने यातना का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए सेव कर लिया ताकि खून का बदला खून से चुकाने का उसका मकसद पूरा हो सके। इस तरह यान फेई वीडियो देखता रहा, उसे एडिट और मॉडिफाई करता रहा और समय तेजी से बीतता गया। जब ड्रोन बॉडी में कंपन हुआ, जिससे डेटा रिफ्रेश हुआ और एक रहस्यमय शक्ति ने यान फेई के शरीर में प्रवेश किया, जिससे उसकी 30% चोटें ठीक हो गईं, जो काले गोले से ठीक नहीं हुई थीं, तब यान फेई को एहसास हुआ कि स्थानीय समयानुसार रात के 12 बज चुके हैं। इस नवीनीकरण के साथ ड्रोन का पूरा शरीर पूर्ण और अक्षुण्ण हो गया, जिसमें वे पंख भी शामिल थे जो पहले गायब हो गए थे, अब शरीर पर फिर से दिखाई देने लगे। हथियारों और गोला बारूद की मात्रा भी पूरी हो गई, जिससे ड्रोन की पूरी युद्ध शक्ति वापस आ गई। और जैसे ही यान फेई का शरीर उस रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में आया, उसकी आंतरिक चोटें तुरंत 95% से ज्यादा ठीक हो गईं। यहां तक कि उसकी टूटी हुई आध्यात्मिक आत्मा भी उस रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगी और अब उसके कार्यों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही थी। ये रहस्यमयी शक्ति अचानक प्रकट हुई और यान फेई की ज्यादातर चोटों को ठीक कर दिया। लेकिन ये पूरी तरह से गायब नहीं हुई, बल्कि उसके शरीर पर काम करती रही और जल्द ही यान फेई की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। यही वह क्षण था जब यान फेई ने अपनी चिंताओं को पूरी तरह से त्याग दिया। अपने ड्रोन अवतार की सर्वोच्च स्थिति के साथ वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था जब तक कि वह ड्रोन को न छोड़े, भले ही उसे फिर से दुश्मनों का सामना करना पड़े। हालांकि हुओ शान और डुआन होंगे जैसे विशेषज्ञ फीनिक्स के पंखों और गैंडे के सींगों जितने दुर्लभ थे और दोनों गंभीर रूप से घायल थे और उनकी गतिशीलता सीमित थी। वह उनसे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर फिर से कैसे मिल सकता था। यान फेई ने ड्रोन को आकाश में उड़ाने के लिए उड़ाना शुरू किया, तभी उसने देखा कि रेत के टीलों की सतह हिल रही है, धूल का एक बादल हवा में उठ रहा है, जिससे एक विशाल F-15 लड़ाकू विमान धीरे धीरे जमीन से निकल रहा है, धीरे धीरे मध्य हवा में मंडरा रहा है और फिर सही दिशा में गति बढ़ाते हुए तेजी से उड़ान भरने के लिए तैयार है। ड्रोन ने अपनी पूरी लड़ाकू शक्ति वापस पा ली थी और यान फेई के अंदर होने के कारण ड्रोन बॉडी को स्वाभाविक रूप से कोई डर नहीं था
बल्कि वह पूरी गति से उड़ रहा था, बेहद खतरनाक मध्य पूर्व से निकलने के लिए तैयार। हालांकि इस बार यान फेई ने वही रास्ता नहीं चुना जो उसने पहले लिया था, बल्कि दक्षिण पश्चिम की ओर चला गया। उसकी योजना इराक पार करने और फिर फारस की खाड़ी में प्रवेश करने की थी, जहां उसका अंतिम गंतव्य कतर था। यान फेई ने उसी रास्ते से लौटने का फैसला नहीं किया क्योंकि एक और काम बाकी था जो उसने पूरा नहीं किया था। जिस घटना में लियू टिंगटिंग का सिर कलम किया गया था, उसमें अभी भी एक छिपा हुआ अपराधी था, अल जजीरा इंग्लिश टेलीविजन स्टेशन, जो हत्यारे संप्रदाय का एक सहयोगी था। हालांकि अल जजीरा इंग्लिश ने हत्यारे संप्रदाय से कोई संबंध न होने का दावा किया और लियू टिंगटिंग को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर उन्होंने केबी तत्वों की अनोखी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित नहीं की होती, तो कोई भी ऐसे क्रूर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित नहीं होता और लियू टिंगटिंग का इतना भयानक हश्र नहीं होता। इसलिए लियू टिंगटिंग की घटना में इस अभिनव अल जजीरा इंग्लिश टेलीविजन स्टेशन को भी अपनी कीमत चुकानी होगी। इस मौके पर यान फेई ने पहुंचने का रास्ता छोड़कर कतर के अल जजीरा इंग्लिश टीवी स्टेशन से हिसाब बराबर करने का फैसला किया। कतर की राजधानी दोहा में स्थित वहां पहुंचने का सबसे तेज और छोटा रास्ता इराक और फारस की खाड़ी से होकर जाता है। इस मार्ग पर ड्रोन पहले मोसुल के पास सीरियाई सीमा से इराक में प्रवेश करेगा, फिर इराकी हवाई क्षेत्र से दक्षिण की ओर बढ़ेगा और अंततः दक्षिणी इराक के बसरा पहुंचेगा और फिर बसरा बंदरगाह के माध्यम से फारस की खाड़ी के जलक्षेत्र में प्रवेश करेगा। फारस की खाड़ी के जलक्षेत्र में कई 100 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद ड्रोन दोहा पहुंचेगा। चूंकि दोहा एक तटीय शहर है, इसलिए ड्रोन को यान फेई को दोहा स्थित अल जजीरा इंग्लिश टीवी स्टेशन तक पहुंचाने के लिए जमीन के ऊपर से उड़ान भरने की भी जरूरत नहीं होगी। ये शॉर्टकट छोटा और तेज है, जिससे ड्रोन की भूमध्य सागर से स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर से अरब सागर और अंततः फारस की खाड़ी से दोहा तक की यात्रा की तुलना में कम से कम 4000 किलोमीटर की बचत होगी। हालांकि इससे ड्रोन इराकी हवाई क्षेत्र के रडार निगरानी के दायरे में आ जाएगा। लेकिन इराकी सैन्य बल में भारी गिरावट को देखते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतने पर इराक का लगभग निष्क्रिय वायु रक्षा रडार और वायु सेना ड्रोन का पता कभी नहीं लगा पाएंगे। ड्रोन के ऊर्जा बिंदु पर्याप्त होने पर ड्रोन पूरी गति से 5 घंटे तक उड़ सकता था और 18,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता था। हालांकि ये ऊर्जा बिंदु केवल उड़ान के लिए ही नहीं है, ये कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करते हैं। यान फेई को हमेशा लगता था कि जब भी वह ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग करता था तो खर्च की गई राशि पर्याप्त रूप से पुनःपूर्ति नहीं कर पाती थी, इसलिए जब भी संभव हो उन्हें संरक्षित करना बेहद जरूरी था। अन्यथा अगर कोई महत्वपूर्ण क्षण आता और अपर्याप्त ऊर्जा बिंदुओं के कारण ड्रोन काम नहीं कर पाता तो यह अफसोस की बात होती। इस प्रकार यान फेई के नियंत्रण में और क्वांटम रडार द्वारा निर्देशित ड्रोन तेजी से इराक के उत्तरी क्षेत्रों में प्रवेश कर गया। किसी भी परेशानी को कम करने के लिए ड्रोन ने जमीन से केवल 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी, जहां जमीनी रडार द्वारा पकड़े जाने से बचने की सबसे अधिक संभावना थी। इराक में तैनात अमेरिकी सेना के बावजूद उनके लिए उस ऊंचाई पर ड्रोन को देखना मुश्किल था। ड्रोन ने इराकी हवाई क्षेत्र में चुपचाप और तेजी से उड़ान भरी, जिससे कम ऊंचाई पर हवा का प्रवाह तेज हो गया, लेकिन सहायक मस्तिष्क के नियंत्रण के कारण यह अशांति जमीन तक नहीं पहुंची, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि जमीनी सैनिक किसी भी असामान्य गतिविधि से अनभिज्ञ रहें। हालांकि इराक में रात गहरी हो चुकी थी, फिर भी यान फेई ड्रोन की नज़र से जमीन पर मौजूद इमारतों को साफ देख पा रहा था। नीचे की सभी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी थीं, एक भी ऊंची या नई इमारत नजर नहीं आ रही थी, जो किसी प्रलय के बाद के क्षय का आभास दे रही थी। इराक दशकों पहले मध्य पूर्व में एक विश्व प्रसिद्ध तेल उत्पादक देश था जो समृद्ध था। उसके घरेलू शहर अच्छी तरह से विकसित थे, उसकी राजनीतिक स्थिति स्थिर थी, कल्याणकारी योजनाएं उदार थीं और उसकी सैन्य शक्ति दुर्जेय थी। किसने सोचा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में इराक अपना पतन शुरू कर देगा। उन्होंने न केवल फारस के साथ 8 साल लंबा युद्ध लड़ा, बल्कि ऋण न चुकाने के प्रयास में कुवैत पर भी आक्रमण किया और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका से बुरी तरह पराजित हुए और दुनिया में अपनी असली स्थिति का एहसास किया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जागृत किए जाने के बाद इराकी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका को पूजने लगे। वे लोकतंत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की जीवनशैली के लिए तरस गए और घरेलू स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने लगे, ये सोचकर कि सरकार को उखाड़ फेंकने से उन्हें अपना आदर्श जीवन मिल जाएगा। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पर अपना दूसरा हमला किया तो ये लोग सार्वजनिक रूप से सरकार का विरोध करने के लिए आगे आए और अमेरिकी सेना का मार्गदर्शन करने में भी मदद की।
कभी मजबूत रहा इराक तेजी से अंदर से ढह गया, उसके नेता को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। सरकार गिर गई, लेकिन उन भोले भाले नागरिकों को आश्चर्य हुआ कि जिस लोकतंत्र और सुखी जीवन की उन्होंने आशा की थी, वह साकार नहीं हुआ। इसके बजाय उन्हें एक दशक से भी ज्यादा समय तक युद्ध और आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ा। लगातार बमबारी और मौत की धमकियों से घिरे उनके कभी खूबसूरत और चहल पहल वाले शहर खंडहरों में तब्दील हो गए, उदार कल्याणकारी योजनाएं गायब हो गईं, और वे घोर कष्टों में जी रहे थे, गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे कुछ लोगों को अपने पिछले कर्मों पर विचार करने और अपने पूर्व नेता के शासनकाल के अच्छे पुराने दिनों की याद आने लगी। लेकिन पछतावे का कोई इलाज नहीं होता, और कभी समृद्ध और शक्तिशाली इराक हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिन लोगों ने अपने देश के साथ विश्वासघात किया, उन्हें एक निराशाजनक, युद्धग्रस्त इराक का सामना करना पड़ा, जो अनिश्चितकाल तक किसी मजबूत नेता के उभरने और चीजों को फिर से ठीक करने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन ये कब या कभी होगा भी या नहीं, अज्ञात था। नीचे खंडहरों को निहारते हुए यान फेई को शांति के महत्व का गहरा एहसास हुआ। उसके प्रतिबिंब ने ड्रोन की तेज उड़ान को धीमा नहीं किया। रडार ट्रैकिंग से बचने के लिए ड्रोन ने जानबूझकर अमेरिकी सेना के कब्जे वाले सैन्य क्षेत्रों और घनी आबादी वाले इलाकों से परहेज किया। इस प्रकार उसकी यात्रा सुचारू रूप से हुई और केवल 20 मिनट में ड्रोन ने पूरे इराक को उत्तर में मोसुल से दक्षिण में बसरा तक पार कर लिया। सावधानी से ये बसरा बंदरगाह के ऊपर से उड़ा और फारस की खाड़ी में प्रवेश कर गया। फारस की खाड़ी दुनिया के प्रमुख तेल क्षेत्रों में से एक है, जहां दुनिया भर में खपत होने वाले 2/3 तेल का परिवहन इसी के माध्यम से होता है, जिसके कारण कुछ लोग इसे तेल चैनल कहते हैं। अगर कोई राष्ट्र या शक्ति फारस की खाड़ी की नाकाबंदी कर दे, तो दुनिया भर के अन्य देश तेल विहीन स्थिति में आ जाएंगे, जिससे उनके नियमित कार्यों और आर्थिक व्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उथल पुथल भी होगी, जिससे वैश्विक आर्थिक विकास के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा। जैसे ही ड्रोन फारस की खाड़ी में दाखिल हुआ, उसने समय समय पर समुद्र में बड़े तेल टैंकरों को आते जाते देखा, लेकिन यानफेई का निशाना ये तेल जहाज नहीं थे। उसने दिशा पहचान ली और तेजी से कतर की ओर उड़ान भरी। हालांकि फारस की खाड़ी के पानी में उड़ान पथ इराक के विशाल, कम आबादी वाले इलाकों के विपरीत सघन थे, इसलिए ड्रोन की उड़ान कुछ हद तक सीमित थी। फिर भी इससे ड्रोन की प्रगति नहीं रुकी। इसमें आधा घंटा लगा, जो अनुमान से 10 मिनट ज्यादा था, लेकिन आखिरकार यह कतर के दोहा अपतटीय जलक्षेत्र में पहुंच गया। यान फेई ने इलाके को स्कैन करने के लिए क्वांटम रडार चालू किया और तुरंत दोहा शहर की सबसे मशहूर इमारत अल जजीरा इंग्लिश का मुख्यालय की पहचान कर ली। दोहा के स्थानीय समय के अनुसार अब सुबह के 1 बज रहे थे और पूरा शहर गहरी नींद में सो चुका था। हालांकि अल जजीरा इंग्लिश के मुख्यालय में अभी भी रोशनी थी, वे अभी भी अपने दर्शकों के लिए समाचार कार्यक्रम प्रसारित कर रहे थे। अल जजीरा इंग्लिश के दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसमें न सिर्फ मध्य पूर्व के लोग बल्कि अन्य देशों के दर्शक भी बड़ी संख्या में शामिल थे। पश्चिमी दर्शक भी अल जजीरा इंग्लिश के कार्यक्रमों को पसंद करते थे, जिससे स्टेशन को काफी प्रभाव और आर्थिक लाभ हुआ। पृथ्वी के चारों ओर समय के अंतर के कारण दोहा स्थित अल जजीरा इंग्लिश के मुख्यालय में रात काफी हो जाती थी, जबकि पश्चिमी दर्शकों के लिए दोपहर या शाम का समय होता था, जिसका मतलब था कि टेलीविजन स्टेशन आराम नहीं करता था, बल्कि समाचार प्रसारित करता रहता था। अल जजीरा इंग्लिश के न्यूज स्टूडियो में पारंपरिक अरबी पोशाक पहने न्यूज एंकर रहमान गंभीरता से समाचार प्रस्तुत कर रहे थे। हाल के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और फारस के बीच काफी गतिरोध रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया से फारस पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था, लेकिन ज्यादातर देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की काफी बदनामी हुई। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया और फारस के खिलाफ प्रतिबंधों को अंत तक लागू रखने की कसम खाई, भले ही उन्हें अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना कर रहे फारस ने भी कड़ा रुख अपनाया। उनकी सबसे अनुकूल प्रतिक्रिया फारस की खाड़ी के निकास द्वार होर्मुज जलदमरुमध्य को अवरुद्ध करने की धमकी थी, जिससे किसी भी तेल टैंकर को फारस की खाड़ी के जलक्षेत्र में प्रवेश करने या बाहर निकलने से रोका जा सके। अपने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों सेनाओं ने फारस की खाड़ी के जलक्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करने के लिए अपनी विशिष्ट सेनाओं को उतारा। दोनों पक्षों में से किसी ने भी संयम बरतने की बात नहीं की, जिससे ऐसा आभास हुआ कि वे किसी भी क्षण युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। फारस की खाड़ी में एक तेल उत्पादक देश होने के नाते तेल कतर की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा था।
तेल बाजार में कोई भी उतार चढ़ाव देश के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकता था। इसलिए अल जजीरा इंग्लिश फारस की खाड़ी में सैन्य अभ्यासों और इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि क्या फारस होर्मुज जल्द मरूमध्य की नाकाबंदी करेगा, और फारस और अमेरिकी सेनाओं के बीच टकराव की खबरें लगातार प्रसारित करता रहा। अचानक न्यूज स्टूडियो के बाहर हंगामा मच गया और फिर रहमान ने देखा कि उसके कई साथी प्रसारण कक्ष में घुस आए और बगल की कांच की दीवारों से टकराकर उन्हें चकनाचूर कर दिया। वे साथी जमीन पर गिर पड़े और कुछ बार लुढ़कने के बाद बेसुध पड़े रहे। उन्हें पता नहीं था कि उनका क्या हुआ। तभी काले कपड़े पहने 2 मीटर लंबा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति प्रसारण कक्ष में दाखिल हुआ। कमरे के अंदर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने मुसीबत का आभास पाकर उस नकाबपोश दानव को रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन दर्शकों ने देखा कि दानव ने अपनी पीठ पर टंगी एक स्वचालित राइफल निकाली और ट्रिगर दबाते ही कमरे में चारों ओर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर कमरे में मौजूद हर कोई डर गया और उड़ती गोलियों से बचने के लिए मेजों के नीचे दुबक गया। यहां तक कि समाचार स्क्रिप्ट पढ़ रहे रहमान भी इससे अछूते नहीं रहे। सभी कर्मचारी गोलियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई भी वीडियो कैमरा बंद नहीं कर पाया और न ही किसी ने लाइव समाचार प्रसारण पर ध्यान दिया। नतीजतन अल जजीरा इंग्लिश देख रहे दर्शकों ने तुरंत टेलीविजन पर बदलाव महसूस किया और वे चौकन्ने होकर ध्यान से देखने लगे। कतर में कुछ घरेलू दर्शकों ने तो स्थिति जानने के लिए अल जजीरा इंग्लिश को फोन करना भी शुरू कर दिया। अचानक घुस आया एक काला लबादा पहने विशालकाय व्यक्ति असल में भेष बदलकर आया यानफेई था। हालांकि उसने चारों तरफ गोलियां चलाईं, लेकिन उसका निशाना न्यूज स्टूडियो में मौजूद लोगों पर नहीं बल्कि दीवारों पर था। हालांकि उसने किसी को घायल नहीं किया, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था क्योंकि गोलियों की बौछार ने न्यूज स्टूडियो में स्थिति को नियंत्रण में ला दिया। यानफेई ने रहमान को मेज के नीचे से घसीटकर बाहर निकाला। रहमान कांपता हुआ बुदबुदाता रहा, भगवान बचाए, भगवान बचाए। यानफेई ने अंग्रेजी में कहा, क्या आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? रहमान, जो अंग्रेजी समझता था, ने तुरंत अंग्रेजी में जवाब दिया, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। यानफेई ने रहमान को जमीन पर पटक दिया और कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस यूएसबी ड्राइव से इन दोनों वीडियो को तुरंत अपने टीवी न्यूज पर प्रसारित करो और इसकी सामग्री को अपने टेलीविजन स्टेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करो। रहमान दिल ही दिल में सदमे में थे। अल जजीरा इंग्लिश में उन्हें अक्सर मेल के जरिए कई वीडियो मिलते थे जिन्हें बाद में उनके स्टेशन के जरिए प्रसारित किया जाता था, लेकिन ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं हुआ था जहां रिकॉर्डिंग का मालिक खुद आकर उनके प्रसारण की मांग करे। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बार बार सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उन्हें तुरंत प्रसारित कर दूंगा। अल जजीरा इंग्लिश को अक्सर मेल के जरिए वीडियो मिलते थे और वे प्रसारण करने का फैसला लेने से पहले इन वीडियो की समीक्षा करते थे, इसलिए सभी प्राप्त वीडियो टेलीविजन पर नहीं पहुंच पाते थे। सामान्य तौर पर प्रसारण संबंधी फैसले के लिए टेलीविजन स्टेशन के निदेशक के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती थी। फिलहाल निदेशक अनुपस्थित थे, इसलिए इन वीडियो का प्रसारण नहीं हो सका। लेकिन यानफेई की बंदूक की नाल के खतरे के आगे लाहिरमन यानफेई की मांगों को ठुकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि वह एक टेलीविजन एंकर था, वह एक धनी परिवार से भी था जहां अनगिनत दौलत और खूबसूरती उसका इंतजार कर रही थी। अगर उसने यानफेई को मना कर दिया तो निस्संदेह वह इस भयानक दैत्य द्वारा एक स्वचालित राइफल से मारा जाएगा। एक बार उसकी मौत हो जाने के बाद परिवार के सभी मामले उसके लिए चिंता का विषय नहीं रह जाएंगे, इसलिए उसने यानफेई की मांगें तुरंत मान ली, भले ही इसके लिए उसे टेलीविजन स्टेशन के नियम तोड़ने पड़े। आखिरकार सबसे बुरी स्थिति तो इस्तीफा देने की ही थी। यानफेई बड़े अधिकार से कुर्सी पर बैठे थे, उनकी ऑटोमेटिक राइफल घुटनों पर टिकी थी और वे पूरे न्यूज स्टूडियो पर नजर रख रहे थे। लाहिरमैन ने जल्दी से अपने साथियों को बुलाकर यूएसबी ड्राइव की सामग्री की प्रतिलिपि तैयार करवाई, एक प्रतिलिपि स्टेशन के अंदर लाइव प्रसारित करने के लिए और दूसरी टेलीविजन स्टेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। यानफेई लाहिरमैन की चतुराई से काफी खुश हुए और उन्होंने उसे रोका नहीं। फिर लाहिरमैन ने अपना पहनावा ठीक किया और एक बार फिर टेलीविजन के सामने बैठ गए और बोले, देवियों और सज्जनों, शुभ संध्या। हमारे यहाँ अभी अभी एक अप्रत्याशित स्थिति आई थी, लेकिन अब हमने उसे सुलझा लिया है। मुझे 2 वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है और हालांकि मुझे नहीं पता कि उनमें क्या है, हमारा मानना है कि सभी को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और स्वतंत्रता है। इसलिए हम इन दोनों वीडियो का सीधा प्रसारण करेंगे।
हम आप सभी के साथ घर पर बैठकर इन्हें देखेंगे और इनमें छिपे रहस्यों की पड़ताल करेंगे और उम्मीद है कि ये हमारे लिए अच्छी खबर लाएंगे। लाहिरमैन की घोषणा समाप्त होते ही अल जजीरा इंग्लिश के समाचार चैनल ने यानफेई द्वारा हत्यारे संप्रदाय के सफाई का वीडियो प्रसारित करना शुरू कर दिया। अपने विशाल और व्यापक दर्शकों के साथ यानफेई के दोनों वीडियो दर्शकों के सामने तुरंत आ गए, जिससे व्यापक प्रभाव पड़ा। शुरुआत में लहरमान उदासीन दिखाई दिए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वीडियो में पौराणिक हत्यारे संप्रदाय का विनाश दिखाया जा रहा है, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे जैसे वीडियो चलता रहा, जिसमें व्यापक रक्तपात और कत्लेआम दिखाया जा रहा था, लहरमान का चेहरा धीरे धीरे पीला होता जा रहा था। हत्यारे संप्रदाय का सर्वनाश देखकर वह सदमे से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। freewebnovel.com। जल्द ही जोशीला संगीत खत्म होने के साथ पहला वीडियो आखिरकार खत्म हो गया। हत्यारे संप्रदाय की विनाशकारी हार और विध्वंसक द्वारा पहुंचाई गई भारी क्षति को देखकर लहरमैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पास बैठे यानफेई की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ कि उसने यानफेई की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया, वरना वह उसे वहीं मार सकता था। ये जानते हुए कि वीडियो में यानफेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के इतने सारे लोगों को मार डाला था, उसके लिए लहरमैन को मारना आसान होता। इसके बाद लहरमैन ने दूसरा वीडियो चलाना शुरू किया, जिसमें यानफेई एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा था, जिसका एक बेहतरीन संपादन किया गया था। लहरमैन ने केवल पहले वीडियो में ही विध्वंसक द्वारा हत्यारे संप्रदाय के नरसंहार के बारे में देखा था। हालांकि यह भयावह था, फुटेज अपेक्षाकृत सीधा था। हालांकि दूसरे वीडियो की तुलना में पहला वीडियो बहुत सामान्य लग रहा था। दाढ़ी वाले व्यक्ति को प्रताड़ित होते देखकर लहरमैन बार बार उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे जैसे वीडियो चलता गया, हिंसा बढ़ती गई और लहरमैन ने तब तक हिंसक रूप से उबकाई ली जब तक कि वह और नहीं कर सका। समाचार स्टूडियो के अन्य कर्मचारी भी खूनी फुटेज देखकर डर गए, जिससे कई लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और वे भी उल्टी करने लगे। जब तक दूसरा वीडियो खत्म हुआ, पूरा स्टूडियो एक अप्रिय गंध से भर गया था। एंकर लाहिरमैन समेत सभी लोग चुपचाप बैठे थे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। जिस क्षण यानफेई न्यूज स्टूडियो में घुसे, अल जजीरा इंग्लिश के सुरक्षाकर्मियों ने, जिन्हें निगरानी वीडियो में कुछ गड़बड़ दिखी, पुलिस को बुलाना ही बेहतर समझा। हालांकि दोहा दंगा पुलिस की स्वघोषित त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद वे अल जजीरा इंग्लिश मुख्यालय भवन में देर से पहुंचे। हालांकि दोहा पुलिस विभाग को यह नहीं पता था कि उन्हें किस भयावह उपस्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दंगा पुलिस की एक छोटी टुकड़ी को वहां भेजा, इस उम्मीद में कि इन अधिकारियों पर भरोसा करके वे टेलीविजन स्टेशन पर काले कपड़े पहने नकाबपोश घुसपैठिए को पकड़ लेंगे। ड्रोन क्वांटम रडार के स्कैन के जरिए यानफेई को बाहर हो रही हर चीज का साफ अंदाजा हो गया था। फिर भी वह बिना हिले डुले न्यूज स्टूडियो में ही रहा। जब तक दूसरा वीडियो खत्म हुआ, 40 मिनट से ज्यादा समय बीत चुका था और बाहर दंगा पुलिस ने न्यूज स्टूडियो को घेर लिया था और दरवाजा तोड़कर बंधकों को छुड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। न्यूज स्टूडियो में अल जजीरा इंग्लिश के कर्मचारियों को देखते हुए, जिनके चेहरे दूसरा वीडियो देखने के बाद पीले पड़ गए थे, यानफेई ने संतोष से कहा, ठीक है, आपके पूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आखिरकार आपकी जान बच गई और आप अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। नकाबपोश हटे कट्टे आदमी की बातें सुनकर स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें पता था कि अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वे सुरक्षित हैं। फिर उन्होंने यानफेई को प्यार से उन्हें याद दिलाते सुना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्द से जल्द इस स्टूडियो से निकल जाता, फिर इस इमारत से निकल जाता और अलार्म बजाकर सबको इमारत से बाहर निकाल देता। वजह क्या है? तो दरअसल ये बहुत आसान है, क्योंकि मैंने इस इमारत के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक लगा रखे हैं। जैसे ही ये विस्फोटक फटेंगे, इमारत ढह जाएगी और अंदर मौजूद कोई भी बच नहीं पाएगा। यानफेई ने स्टूडियो में घड़ी पर नजर डाली और कहा, ओह, मैं आपको बताना ही भूल गया था, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बम 10 मिनट में फट जाएगा। लाहिरमैन चौंक गए और जल्दी से पूछा, हमने आपके अनुरोध के अनुसार ये दोनों वीडियो प्रसारित कर दिए हैं और आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आपने अपना प्रचार लक्ष्य हासिल कर लिया है। आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको ये जानना होगा कि हम अल जजीरा इंग्लिश पूरी तरह से निर्दोष हैं। यानफेई ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारा टेलीविजन स्टेशन निर्दोष है? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि क्योंकि तुम ऐसे वीडियो प्रसारित करते हो, इसलिए लोग उन्हें सामूहिक रूप से बनाते हैं?
अगर उनके पास बड़े प्रसारण चैनल न होते तो वीडियो में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की बेरहमी से हत्या नहीं होती। तो तुम बिल्कुल भी निर्दोष नहीं हो, तुम उन असली हत्यारों के साथी हो और तुम उनसे भी ज्यादा घृणित हो। लहरमान एक न्यूज प्रोग्राम होस्ट थे और स्वाभाविक रूप से वाक्पटु भी, लेकिन यान फेई के आरोप के सामने उनकी बोलती बंद हो गई। लहरमान को कोई जवाब न देते देख एक कर्मचारी ने घबराकर पूछा, श्रीमान नकाबपोश, क्या अब हम इस इमारत से बाहर जा सकते हैं? यान फेई ने हाथ हिलाकर कहा, जाहिर है ये जगह फटने वाली है। अगर तुम नहीं गए तो क्या तुम भी इसी इमारत के साथ दफन हो जाओगे? मजदूर एक पल के लिए झिझका, फिर धीरे से कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि यान फेई ने उससे रोका नहीं है, तो वह तुरंत पूरी रफ्तार से भाग गया, लेकिन बाहर खड़ी दंगा निरोधक पुलिस ने उसे तुरंत रोक लिया और अंदर की स्थिति के बारे में पूछताछ करने लगा। अपने सहकर्मी को सुरक्षित जाते देख लहरमैन अपनी अचेत अवस्था से बाहर आया और जल्दी से भाग गया और यान फेई ने उसे रोका नहीं। लहरमैन के नेतृत्व में न्यूज स्टूडियो के सभी लोग उस खतरनाक कमरे को छोड़कर भाग निकले। कुछ ही देर में अल जजीरा इंग्लिश बिल्डिंग के अंदर अलार्म की तेज आवाज गूंजने लगी, साथ ही कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए जोर जोर से आवाजें आने लगीं। अल जजीरा इंग्लिश न्यूज स्टूडियो के सभी कर्मचारियों के बाहर निकल जाने के बाद पुलिस को लगा कि काले कपड़े पहने नकाबपोश उस विशालकाय व्यक्ति के पास अब कोई बंधक नहीं है और वह अंदर घुसकर यान फेई को मारने या पकड़ने की योजना बना रहा है। लेकिन जब दंगा पुलिस को भागते हुए लोगों से पता चला कि इमारत के अंदर बम रखे गए हैं, तो उन्होंने तुरंत निकासी अलार्म बजाया और भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया। यान फेई पर नजर रखने के लिए कमरे के बाहर मौजूद अधिकारियों के एक छोटे समूह को छोड़कर बाकी सभी अधिकारी निकासी में मदद कर रहे थे। सौभाग्य से रात का समय हो चुका था और इमारत में दिन के मुकाबले कम लोग काम कर रहे थे और बाहर कोई व्यवधान नहीं था, इसलिए निकासी बहुत सुचारू रूप से हुई। केवल 7-8 मिनट में अल जजीरा इंग्लिश इमारत के अंदर से सभी लोगों को उल्लेखनीय कुशलता से बाहर निकाल लिया गया। न्यूज स्टूडियो और यान फेई को घेरे पुलिस के अलावा इमारत के अंदर कोई और नहीं था। यान फेई ने न्यूज स्टूडियो में कुछ पल इंतजार किया और जल्द ही ड्रोन क्वांटम रडार ने दिखाया कि इमारत में सभी लोग बाहर निकल चुके हैं। तभी यान फेई ने धीरे से कमरे की खिड़की खोली। बाहर पुलिस को नीचे से सूचना मिली कि यान फेई ने खिड़की खोल दी है। वे तुरंत अंदर घुसे और देखा कि यान फेई खिड़की के सामने खड़ा है। दंगा रोधी पुलिस ने अपनी राइफलें उठाईं, जोर से चिल्लाया और यान फेई से हथियार छोड़कर जमीन पर लेटकर आत्मसमर्पण करने को कहा। बदकिस्मती से ऐसा लगा जैसे यान फेई ने पुलिस की बात सुनी ही नहीं। उन्होंने देखा कि यान फेई ने मुड़कर पुलिस वालों का सामना किया और फिर बाहें फैलाकर शरीर पीछे की ओर झुका और अचानक खिड़की से बाहर निकल गया। दंगा पुलिस हैरान रह गई। वे तुरंत खिड़की की ओर दौड़े और देखने लगे कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि एक विशाल F-15 लड़ाकू विमान चुपचाप उड़ गया था और काले कपड़े पहने नकाबपोश विशालकाय व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ये अधिकारी मन ही मन उलझन में थे कि काले कपड़ों वाला नकाबपोश विशालकाय विमान कहाँ पलट गया होगा, या फिर एक विशाल F-15 लड़ाकू विमान यहाँ क्यों दिखाई दिया होगा। तभी उन्होंने F-15 को मुड़कर वापस उड़ते देखा। फिर उन्होंने F-15 लड़ाकू विमान के पंख के नीचे रोशनी की चमक देखी और कई मिसाइलें दागी गईं, जो सीधे उस इमारत पर निशाना साध रही थीं जिसमें वे थे। मिसाइलें अल जजीरा इंग्लिश मुख्यालय भवन की पहली मंजिल की भार वहन करने वाली दीवारों से टकराईं और फिर जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे उन भार वहन करने वाली दीवारों का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि दीवारें नहीं गिरीं, अल जजीरा इंग्लिश मुख्यालय भवन प्रभावित हुआ, झुकने लगा लेकिन ढहा नहीं। जैसे ही ये पुलिस अधिकारी बाल बाल बचकर राहत की सांस ले रहे थे, उन्होंने देखा कि F-15 लड़ाकू विमान ने कई और मिसाइलें दागी, जो एक बार फिर इमारत की भार असर करने वाली दीवारों पर गिरीं। इस बार दीवारें और ज्यादा नहीं टिक सकीं और पूरी तरह से ढह गईं। इमारत को सहारा देने वाले खंभे टूट गए और पूरा टेलीविजन स्टेशन तेजी से झुकने लगा और आखिरकार एक जोरदार गर्जना के साथ धूल का गुबार उड़ाते हुए ढह गया। दूर खड़े F-15 लड़ाकू विमान ने अल जजीरा इंग्लिश मुख्यालय की इमारत को गिरते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका मिशन पूरा हो गया है। इसके साथ ही उसने अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से दोहा के शहरी क्षेत्र से निकलकर दोहा अपतटीय जल क्षेत्र की ओर उड़ गया और फिर नजरों से ओझल हो गया। F-15 लड़ाकू विमान के दिखने की खबर मिलते ही कतर वायुसेना अड्डे पर तुरंत अलार्म बज उठा। लेकिन जब तक सुस्त कतर वायुसेना के विमान आखिरकार हवा में थे और घटनास्थल पर बार बार खोज शुरू की,
तब तक वे F-15 को न तो ढूंढ पाए और न ही उसकी असली पहचान का पता लगा पाए। अल जजीरा इंग्लिश को सबक सिखाने के बाद यान फेई ने तुरंत ड्रोन को नियंत्रित किया और दोहा के शहरी क्षेत्र से निकलकर पास के समुद्र की ओर चला गया, फिर समुद्र तल में डूब गया। समुद्र तल पर स्थिर खड़े होकर वह कतर के जमीनी रडार की खोज से बचने लगा। यही मुख्य कारण था कि कतर वायुसेना ड्रोन का पता लगाने में विफल रही। ड्रोन के तुरंत उस इलाके से न जाने का कारण ये था कि यान फेई को अभी भी इंटरनेट पर 2 वीडियो सेगमेंट अपलोड करने थे। उसने अभी अभी अल जजीरा इंग्लिश मुख्यालय भवन और उसके साथ अल जजीरा इंग्लिश वेबसाइट सर्वर को नष्ट किया था, इसलिए अल जजीरा इंग्लिश वेबसाइट पर पहले अपलोड किए गए उसके 2 वीडियो क्लिप गायब हो गए थे। इसलिए उसे इन दोनों वीडियो को फिर से अपलोड करना पड़ा। हालांकि समुद्र की सतह के नीचे छिपा हुआ था, ड्रोन दोहा के शहरी क्षेत्र के काफी करीब था, इसलिए वह क्वांटम रडार का उपयोग करके तट पर मुफ्त वाईफाई से जुड़ सकता था और नेटवर्क वर्ल्ड में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता था। इंटरनेट से जुड़ने के बाद यान फेई ने सबसे पहले अंडरवर्ल्ड के डार्क वेब नेटवर्क में लॉग इन किया। उसने डिस्ट्रॉयर अकाउंट में लॉग इन किया और जैसे ही वह इनामी कार्य पूरा होने की पुष्टि करने और इनाम लेने के लिए क्लिक करने ही वाला था, उसे अचानक पता चला कि हत्यारे संप्रदाय को खत्म करने के लिए एक नया इनामी कार्य सामने आया है, जो फेई पिंग द्वारा प्रकाशित कार्य के अंतर्गत आता है। ये टास्क कई दिनों से प्रकाशित हो रहा था, लेकिन यान फेई द्वारा अपना इनामी टास्क पोस्ट करने के बाद यह इनामी टास्क एक उपयोगकर्ता के उपनाम से पोस्ट किया गया था, जो अस्पष्ट पाठ के रूप में प्रदर्शित था और प्रस्तावित राशि कुछ कम थी, केवल $10,000। हालांकि विषय वस्तु बहुत सरल थी, केवल एक पंक्ति में हत्यारे संप्रदाय जघन्य है, हत्यारे संप्रदाय को नष्ट करने के लिए इनाम। यान फेई एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी इस छोटे से इनामी कार्य को स्वीकार कर लिया। एक पल रुकने के बाद उसने इस कम मूल्य वाले कार्य के अंतर्गत उत्तर दिया, कार्य पूरा हो गया है, कृपया संबंधित वीडियो देखें। फिर यान फेई ने अपने जवाब के नीचे हत्यारे संप्रदाय के विनाश का वीडियो अपलोड कर दिया। फिर उसने अपना पोस्ट किया हुआ इनामी कार्य ढूंढा, उसमें ये संदेश चिपकाया और संदेश के बाद हत्यारे संप्रदाय के विनाश का वीडियो भी अपलोड कर दिया। ये सब खत्म करने के बाद डिस्ट्रॉयर खाते ने फेई पिंग खाते के तहत दाढ़ी वाले व्यक्ति की क्रूर हत्या का वीडियो अपलोड किया, फिर एक शीर्षक जोड़ा, आपके सिर से 3 फीट ऊपर भगवान है, प्रतिशोध में देरी हो सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब समय आता है तो बचना असंभव है। डार्क वेब पर टास्क पूरा करने के बाद यान फेई ने गुमनाम रूप से ऑक्सिलरी ब्रेन का इस्तेमाल करके दुनिया की हर संभव वीडियो अपलोड साइट पर दोनों वीडियो अपलोड कर दिए। ऑक्सिलरी ब्रेन की मदद से वीडियो अपलोड करने में सक्षम सभी साइट्स पर ये दोनों क्लिप भर गई। मध्य पूर्व में आधी रात का समय था, लेकिन पश्चिमी दुनिया में, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये पिछले दिन की दोपहर थी, जो इंटरनेट के इस्तेमाल का चरम समय होता है। नतीजतन ऑनलाइन वीडियो देखने के शौकीन लोगों ने तुरंत लाइव और डाई और यूट्यूब पर 2 अनोखे वीडियो देखे। कुछ ही देर में इन दोनों वीडियो ने धूम मचा दी, खासकर दाढ़ी वाले आदमी को फांसी पर लटकाने वाले वीडियो ने, जिसने दर्शकों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जैसे ही वीडियो वेबसाइटों को इन दोनों वीडियो की गंभीरता का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत उन्हें हटा दिया और पाया कि वे तुरंत फिर से अपलोड हो गए थे। वे हटाते रहे, दूसरे अपलोड करते रहे। उन्होंने फिर हटाया, दूसरे फिर से अपलोड हो गए। इसलिए उन्होंने अपलोडर की जानकारी का पता लगाने के लिए तकनीकी उपाय किए और यह पता लगाया कि ये दोनों वीडियो मध्य पूर्व से हैं। हालांकि अपलोडर की पहचान नहीं हो पाए। अल जजीरा इंग्लिश के लाइव न्यूज़ प्रसारण और विश्व प्रसिद्ध वीडियो वेबसाइटों पर संयुक्त प्रसार के जरिए दुनिया भर के ज्यादातर लोगों को इन दोनों वीडियो के बारे में बहुत जल्दी पता चल गया। इस समय तक यान फेई का इन वीडियो के जरिए किया गया प्रचार लगभग अपने वांछित प्रभाव तक पहुंच चुका था। भले ही उन वीडियो वेबसाइटों ने अपलोड की गई सामग्री को हटा दिया हो, लेकिन उत्साही लोगों ने पहले ही वीडियो डाउनलोड कर लिए थे और उन्हें एक छोटे से समुदाय में प्रसारित करना जारी रखा था। ये क्रियाएं पूरी करने के बाद यान फेई ने डार्क वेब में फिर से लॉग इन किया और अपने फेई पिंग अकाउंट में साइन इन करते ही उसने देखा कि डिस्ट्रॉयर ने एक बाउंटी टास्क पूरा करने का अनुरोध पोस्ट किया था। उसने नीचे एक टिप्पणी छोड़ी, पुष्टि हो गई है, टास्क पूरा हो गया है। डिस्ट्रॉयर, इस अतिरिक्त सरप्राइज के लिए धन्यवाद, अतिरिक्त अमेरिकी डॉलर का इनाम मिल गया है, कृपया जांच करें। फिर यान फेई ने टास्क पूरा होने के लिए बटन पर क्लिक करना शुरू कर दिया। जब यान फेई ने अपने डिस्ट्रॉयर अकाउंट में दोबारा लॉग इन किया तो उसे 2 संदेश मिले। एक संदेश में डिस्ट्रॉयर को सूचित किया गया था कि उसने फेई पिंग का इनामी कार्य पूरा कर लिया है
और कुल इनाम राशि 475 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें सबसे छोटा इकाई अंक 1 था। इसका मतलब था कि 5% शुल्क काटने के बाद डिस्ट्रॉयर को फेई पिंग द्वारा दिए गए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 95% और एक अतिरिक्त अमेरिकी डॉलर का इनाम मिल गया था। दूसरा संदेश एक अनुस्मारक था कि डिस्ट्रॉयर ने एक अज्ञात प्रायोजक द्वारा निर्धारित एक इनामी कार्य भी पूरा किया था, जिससे उसे 9,500 अमेरिकी डॉलर का इनाम मिला था। हालांकि इस कार्य की राशि छोटी थी, केवल 10,000 अमेरिकी डॉलर। यान फेई के लिए यह बस एक उंगली उठाने की बात थी, जिसे उसने बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के पूरा कर लिया, और यह कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का एक आसान तरीका साबित हुआ। इन अभियानों के 1 घंटा बीत जाने के बाद समुद्र के ऊपर ड्रोन की तलाश कर रहे कतर के लड़ाकू विमान बहुत पहले ही पीछे हट चुके थे। इस प्रकार ड्रोन जल्दी से सतह पर आया और अपनी उड़ान यात्रा जारी रखते हुए तेजी से फारस की खाड़ी के निकास द्वार होर्मुज जलदमरुमध्य तक पहुंच गया। होर्मुज जलदमरुमध्य फारस की खाड़ी की सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक नाकाबंदी बिंदु है और इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और फारस के बीच तनाव चरम पर था। दोनों पक्ष होर्मुज जलदमरुमध्य में सैन्य अभ्यास कर रहे थे और लगभग एक दूसरे पर गोली चलाने के लिए तैयार मुद्रा में थे। उनके बीच इस तनावपूर्ण गतिरोध के कारण हाल के दिनों में विश्व तेल की कीमतों में उछाल आया है। अपनी उड़ान के दौरान ड्रोन ने अभ्यास में लगे दोनों पक्षों के कई युद्धपोतों को पहले ही देख लिया था, और यहां तक कि जलदमरुमध्य में समुद्र के नीचे भी दोनों पक्षों की पनडुब्बियां घात लगाए बैठी थीं। होर्मुज जलदमरुमध्य के बाहर अरब सागर में 3 अमेरिकी विमानवाहक युद्ध समूह भी मंडरा रहे थे। अगर ऐसा पहले होता तो यान फेई इस गतिरोध का फायदा उठाकर अमेरिकी सेना के कुछ लड़ाकू विमानों या युद्धपोतों को नष्ट करके कुछ अतिरिक्त मेरिट पॉइंट्स हासिल कर सकता था। हालांकि सुन यी और हुओ शान के साथ हुई घटनाओं के बाद यान फेई ज्यादा सतर्क हो गया था। ये दुनिया उतनी सरल नहीं थी जितनी ऊपर से दिखाई देती थी, हर जगह खतरे से भरी थी। एक भी चूक ड्रोन के होते हुए भी यान फेई का सर्वनाश हो सकता था। इसीलिए यान फेई ने यहाँ कोई उपद्रव नहीं किया और होर्मुज जलदमरुमध्य के पास पहुंचकर वह पानी में कूद गया और चुपचाप जलदमरुमध्य से होकर इतनी गहराई में निकल गया कि समुद्र तल तक पहुंच गया। फिर भी जैसे ही ड्रोन जलदमरुमध्य से गुजरा, उसने अमेरिकी पनडुब्बियों और युद्धपोतों का कुछ रडार डेटा रिकॉर्ड करने के लिए अपने क्वांटम रडार को सक्रिय कर दिया। इससे यान फेई को उनके रडार तरंगों से पहले ही परिचित होने का मौका मिला, ताकि भविष्य में वह इन तरंगों से पहचान सके कि वे किस प्रकार के युद्धपोत हैं। यान फेई को इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने यहाँ कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया। ड्रोन की आगे बढ़ने की गति बहुत तेज थी और सिर्फ आधे घंटे में ही ड्रोन होर्मुज जलदमरुमध्य से चुपके से निकलकर पानी के नीचे के रास्ते अरब सागर में प्रवेश कर गया। हालांकि अरब सागर में प्रवेश करते ही ड्रोन ने समुद्र की तलहटी में अपना रास्ता बदल दिया और उन 3 विमानवाहक युद्ध समूहों से दूर चला गया जो अमेरिकी सेनाएं अरब सागर की बाहरी परिधि में गश्त कर रही थीं। अमेरिकी सेना के विमानवाहक पोतों से दूर हटकर सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ड्रोन सतह पर आया और आकाश में ऊपर उठा और समुद्र स्किमिंग उड़ान मोड में पूरी गति से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ा। श्रीलंका पहुंचने के बाद यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया। ड्रोन की अधिकतम उड़ान गति ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक थी, जिसका अर्थ था कि यह 1 घंटे में अधिकतम 3,672 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। इस प्रकार लगभग 1 घंटे बाद ड्रोन एक बार फिर मलेशियाई प्रायद्वीप के ऊपर था। पहले अपनाए गए मार्ग का सावधानीपूर्वक अनुसरण करते हुए ड्रोन ने क्रा इस्थमस को पार किया और थाईलैंड की खाड़ी में प्रवेश किया। उस समय तक समय क्षेत्रों के अंतर के कारण थाईलैंड की खाड़ी के ऊपर का आकाश पहले से ही जगमगा रहा था। हालांकि चूंकि ड्रोन घनी आबादी वाले मलेशियाई प्रायद्वीप को पार कर चुका था और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, इसलिए किसी को उसकी उपस्थिति का पता नहीं चला। ड्रोन पूर्व की ओर बढ़ता रहा और जल्द ही दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर गया। दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करते ही ड्रोन का उड़ान पथ उस मार्ग से अलग हो गया जिस पर वो वहां पहुंचने के लिए गया था। यह उत्तर पूर्व की ओर शंघाई की ओर नहीं उड़ा, बल्कि सीधे पूर्व की ओर बढ़ता रहा। ड्रोन सुलु सागर से होकर गुजरा, फिर फिलीपींस के सुलु द्वीप समूह में प्रवेश किया, बोहोल जलदमरुमध्य से होते हुए मिंडानाओ के उत्तर में पहुंचा और सीधे प्रशांत महासागर में प्रवेश करते हुए पूर्व की ओर उड़ान भरता रहा। इस बार ड्रोन के मिशन का उद्देश्य तुरंत शंघाई लौटना नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर बढ़ना था। यान फेई की ड्रीम टेक्नोलॉजी के खिलाफ साजिश रचने वालों में हत्यारा संप्रदाय, बीजिंग का यांग परिवार और अमेरिका का ग्रीन स्प्रूस कैपिटल शामिल थे।
हुओ शान के अलावा यान फेई ने हत्यारा संप्रदाय का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। बीजिंग का यांग परिवार यांग वानलिन को खो चुका था और उनका असली रूप उजागर हो चुका था, जिसका मतलब था कि यान फेई देर सवेर यांग लियू से बदला लेगा। इस तरह यान फेई का दुश्मन केवल ग्रीन स्प्रूस कैपिटल ही रह गया था। ग्रीन स्प्रूस कैपिटल का प्रत्यक्ष जिम्मेदार पक्ष ज़ेपेलिन, जिसने यान फेई के खिलाफ योजना बनाई थी, पहले ही हत्यारे संप्रदाय के मुख्यालय में दाढ़ी वाले आदमी द्वारा मारा जा चुका था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यान फेई और ग्रीन स्प्रूस कैपिटल के बीच की दुश्मनी सुलझ गई थी। वह अब भी ग्रीन स्प्रूस कैपिटल के निदेशक मंडल से परेशानी मोल लेने की कोशिश करेगा। ज़ेपेलिन तो ग्रीन स्प्रूस कैपिटल के निदेशक मंडल के आदेशों का पालन करने वाला मात्र था। चाहे वह ड्रीम टेक्नोलॉजी की वजन घटाने वाली कुकीज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के संयुक्त प्रयास हो, या यान फेई की ड्रीम टेक्नोलॉजी को हड़पने के लिए हत्यारे संप्रदाय और यांग परिवार के साथ गठबंधन, इन कार्रवाइयों के असली सूत्रधार ग्रीन स्प्रूस कैपिटल के निदेशक मंडल के सदस्य ही थे। ग्रीन स्प्रूस कैपिटल के निदेशक मंडल के विभिन्न प्रस्तावों और प्राधिकरणों के बिना ज़ेपेलिन ने यान फेई के खिलाफ अकेले कोई कार्रवाई नहीं की होती। अगर यान फेई ने लियू टिंगटिंग की हत्या का वीडियो प्रसारित करने वाले टेलीविजन स्टेशन को भी नहीं छोड़ा, तो वह ग्रीन स्प्रूस कैपिटल के बोर्ड के सदस्यों को कैसे बख्श सकता था। इन्हीं कारणों से यान फेई ने ग्रीन स्प्रूस कैपिटल के बोर्ड सदस्यों को एक गहरा सबक सिखाने के लिए ड्रोन को अमेरिका की ओर दौड़ाया। इसके अलावा यान फेई उन्हें एक उदाहरण देना चाहता था। इस बार वह डार्क वेब पर कोई इनामी कार्य नहीं करेगा, बल्कि ग्रीन स्प्रूस कैपिटल के निदेशक मंडल के सदस्यों पर सीधे हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। ऊपरी तौर पर ग्रीन स्प्रूस कैपिटल पर हमले का किसी भी संदिग्ध से कोई संबंध नहीं था, लेकिन सही जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो हाल ही में अलग अलग जगहों पर हुई कई घटनाओं के बिंदुओं को जोड़ता, तुरंत इन घटनाओं को यान फेई से जोड़ देता। बेशक ऐसी अटकलों का सामना करते हुए यान फेई निश्चित रूप से उनका खंडन करेगा। हालांकि किसी के पास सबूत नहीं थे, फिर भी वे मान लेंगे कि यह यान फेई का ही काम है। इस तरह यान फेई पर नजर रखने वाले सभी लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि यान फेई आवेगशील है। उसे नाराज करने से बड़ी मुसीबतें आ सकती थीं, यहां तक कि उनकी जान भी जा सकती थी। इसलिए यान फेई से निपटते समय वे 2 बार सोचेंगे और पूर्ण निश्चितता के बिना वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इससे यान फेई का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यान फेई ने पहले भी ऑक्सिलरी ब्रेन का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर ढेर सारा डेटा खोजा था और पता लगाया था कि ग्रीन स्प्रूस कैपिटल का मुख्यालय अमेरिका के पश्चिमी तट पर ओकलैंड सिटी के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जहां बीना मैनर नाम का एक फॉर्म है, जहां ग्रीन स्प्रूस कैपिटल का बोर्ड मीटिंग होती है। इस बार यान फेई के ऑपरेशन का निशाना बीना मैनर था, इसीलिए मध्य पूर्व से निकलते समय उन्होंने भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर के रास्ते के बजाय फारस की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का रास्ता चुना। विशाल प्रशांत महासागर में प्रवेश करते ही ड्रोन को अचानक चौड़ाई का एहसास हुआ, जिससे उसे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता और अपनी तुच्छता का आभास हुआ। हालांकि इतना विस्तृत समुद्री क्षेत्र ड्रोन की मुक्त उड़ान के लिए आदर्श था। परिणामस्वरूप यान फेई ने ड्रोन को उसकी अधिकतम गति पर पहुंचा दिया और वह तेजी से अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर बढ़ गया। ड्रोन गुआम से गुजरा, वेक द्वीप के ऊपर से उड़ा, हवाई से गुजरा और प्रशांत महासागर को पार कर गया। 3 घंटे बाद यान फेई का ड्रोन 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका था, लगभग पूरे प्रशांत महासागर को पार कर चुका था। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस समय तक ड्रोन के ऊर्जा बिंदु अत्यधिक खपत के कारण समाप्त हो चुके थे और अब उड़ान नहीं भर पा रहे थे। लेकिन अब यह अमेरिका के पश्चिमी तट से ज्यादा दूर नहीं था, 500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। ऊर्जा बिंदु समाप्त होने से पहले ही यान फेई ने क्वांटम रडार से आगे एक निर्जन द्वीप का पता लगा लिया था, और जैसे ही ड्रोन उस छोटे से निर्जन द्वीप पर उतरा, उसके ऊर्जा बिंदु लगभग समाप्त हो गए, जिससे वह समुद्र की सतह के नीचे भी नहीं रह सकता था। नतीजतन यान फेई के पास ड्रोन को निर्जन द्वीप पर आराम करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से वह द्वीप निर्जन था, जहां मानव गतिविधि के कोई संकेत नहीं थे, जिससे ड्रोन के लिए वहां रुकना बहुत सुरक्षित था।